अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हमारा जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 36, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने कितने साइंटिस्ट का वर्क पढ़ लिया है। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था बर्नौली का वर्क। बर्नौली ने हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए थे, जो 8 पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गया था लेड क्लियोसिस। लेड क्लियोसिस ने आपको 2 काम किए थे। एक तो इसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन आपको बना के दी थी। दूसरा इसने क्या किया था कि डिफरेंट लॉज, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था, डिफरेंट लॉज को डेरिवेट भी करके दिखाया था इस काइनेटिक इक्वेशन से। तीसरा हमारे पास जो साइंटिस्ट था वो था मैक्सवेल, जिसने हमें क्या बताया था, स्क्वायर वेलोसिटी का। वो स्क्वायर वेलोसिटी एवरेज का भी बताया था उसने हमें, और उसने हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का भी बताया था। चौथा साइंटिस्ट जो है हमारे पास वो है बोल्ट्जमैन, जिसका वर्क आज हमने पढ़ना है। वो है बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन ने हमें एनर्जीज का बताया था। एनर्जी बताई थी कि गैस मॉलिक्यूल्स में एनर्जीज क्या होती हैं। तो जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है उसमें हम टेम्परेचर को क्यों पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो डिपेंड किस चीज पे कर रही है, टेम्परेचर पे ही कर रही है। आपने ये 8वां पोस्टुलेट पढ़ा था ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। तो हम गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी वेजल के अंदर मौजूद हैं तो वो एक रैंडम मोशन शो करते हैं, हैपाजेटली मूव करते हैं। आपने पढ़ा था कि जो गैस की मॉलिक्यूल्स इनकी मूवमेंट कैसी होती है, वेरी रैंडम। और इनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल, हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। गैस के मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती क्योंकि इनके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है। इसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उन चीजों में होती है जिसके पार्टिकल्स वेरी क्लोज हो एक दूसरे के। चूंकि गैस की मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है वो होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए हम लिखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, जो आपने पीछे ड्राइव करना सीखी थी। वो इक्वेशन आपके पास क्या थी कि PV इज इक्वल टू 1/3 mNc का स्क्वायर, जहां पे आपके पास ये m एक गैस की मॉलिक्यूल का मास था, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और c का स्क्वायर बार का मतलब था एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आपके पास थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। इसी तरह आपके पास जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकली थी पर मॉलिक्यूल की, वो क्या थी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो थी आपके पास 1/2 mc का स्क्वायर। ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं मैं। आपने 2 तरह की काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, एक मॉलिक्यूल के लिए ये थी, और एक थी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे n भी आ जाता था। ये फॉर्मूला है काइनेटिक इक्वेशन का, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर का बार। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 पे डिवाइड भी करें। बात तो 2 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, आंसर तो 1 ही है, लेकिन आप इसको क्यों कर रहे हैं, ताकि आप इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर सकें। तो आप क्या करें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 पे डिवाइड भी कर दें। जब आप ये करेंगे तो आप क्या करें, काइनेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, यानी काइनेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में जब आपने ये सारा कुछ पुट किया तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको ना अलहदा लिख लें, mc स्क्वायर बार, इसमें से 1/2, और आपने यहाँ से जो है, यहाँ m भी था, m और c स्क्वायर बार अलहदा कर लिया, तो बाकी आपके पास अलहदा क्या बचा, 2/3, और साथ आपके पास बच गया n। अब आप इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं E से, जिसका फॉर्मूला है आपके पास E किसके इक्वल है यार, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1/2 mc स्क्वायर। तो आप इसकी जगह E लगा दें। तो आप इसकी जगह E लगाएंगे तो PV इज इक्वल टू 2/3 n वैसे का वैसे, और इस जगह E हो गया। अब ये है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, यानी कितने भी पार्टिकल्स हों उनके लिए। अब आपके पास कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप निकालें, जैसे आप 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, 1 मोल का क्या मतलब है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो वहां पे n की जगह आप क्या लगाएंगे, Na। बाकी फॉर्मूला वही लिखें आप, PV इज इक्वल टू 2/3, n की जगह लिख दें Na, और ये बन गया E की। अब आपके पास जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। जनरल गैस इक्वेशन हम हर जगह इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है तमाम तरह के गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी गैस के लिए ये बेसिकली हमारे पास जितने भी गैस के लाज हैं उनको मिला के बनाई गई है। तो इसको जब हमने 1 मोल के लिए लिया तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 1 मोल 1, तो आपके पास PV इक्वल हो गया RT के, n की जगह 1 लगाया तो 1 तो कुछ भी नहीं है, तो PV इक्वल हो गया
RT के। अब ये वाली इक्वेशन को आप 1 कह लें, इसको 2 कह लें। अब इन दोनों की एक साइड क्या है, इक्वल है, तो आप दूसरी साइड इक्वल कर दें। दूसरी साइड जब आप इक्वल करेंगे तो RT इज इक्वल्स टू 2/3 NaE के। ये हो गया आपके पास। अब इसमें से आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि है ई के। अब ई के को एक साइड पे रहने दें, बाकी सारी चीजें एक साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा ई के इज इक्वल्स टू 3R/2 NaT। अब आपने बेसिकली गौर किस चीज पे करना है, आपने टेम्परेचर को देखना था विद रिस्पेक्ट टू एनर्जीज। तो आपने इन दोनों का रिलेशन देखा, तो ये कैसा है, डायरेक्ट है, टी नीचे तो नहीं है, इनवर्स में तो नहीं है। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चली कि आपके पास किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज होगी। मूवमेंट इंक्रीज होने का मतलब है कि उनकी एनर्जी बढ़ रही है उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से पता चल गई। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट एक बॉडी से कैसे दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होती है। अब आपके पास सपोज एक कप है चाय का, एक कप है चाय का, और ये हॉट, आपने इसके अंदर चाय डाली हुई, हॉट टी डाली हुई है इसके अंदर। आपने इस कप को किसी भी टेबल पे रख दिया है, जैसे किसी भी टेबल पे रख दिया है, तो क्या होता है, वो गर्म चाय कैसी हो जाती है, नॉर्मल से उसका टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, वही अगर हॉट टी आप कहाँ रखें, रेफ्रिजरेटर में रख दें, फ्रिज में रख दें, तो क्या होता है कि वो ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर की जो आपके पास थी हीट, वो किधर गई, उस जगह पे चले गई, उस सराउंडिंग में चले गई जहां पर हीट कम थी। क्यों, तो हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हाई एरिया से हीट जाती है लो एरिया तक, तब तक। अब हो गई तो टेबल पे पड़ी पड़ी तो वो ठंडी नहीं होती। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर का क्या मतलब है कि फिर वो जब तक नॉर्मल लेवल पे आई है, जैसा सराउंडिंग का टेम्परेचर था, आपके इर्द गिर्द का टेम्परेचर था, जब आपकी चाय उस टेम्परेचर पर आई है, तो उसके बाद उसने हीट ट्रांसफर रोक दिया। तो हाई लेवल से लो लेवल तक हीट तब तक ट्रांसफर करती है जब तक दोनों लेवल इक्वल ना हो जाए। जब आपके पास हीट दोनों चीजों में बराबर हो जाती है, तो आपके पास हीट ट्रांसफर क्या होता है, रुक जाता है। ये आपके पास जो फिनोमेना है, ये है हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट। अब आपके पास एक चीज बताऊं कि आपके पास मैंने बताया कि दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स में हो सकती है जिनके अंदर गैप डिस्टेंस ज्यादा हो। जैसे आपके पास गैस और लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो उनके दरमियान ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। बिकॉज ट्रांसलेशनल का मतलब है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उनके गैस के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन ऊपर नीचे दाएं बाएं स्ट्रेटली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जगह है मूव करने की, खाली स्पेस है। लेकिन आपके पास ये जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये वहां होती है जहां पे गैप कम होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जैसे आपके पास जो सॉलिड्स हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज क्लोज होते हैं ऐसे। तो क्या ये यहाँ से कोई इधर को या इधर को निकल सकता है, जब उसके हर तरफ ही गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह जो है स्पेस नहीं मौजूद, बल्कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं हर जगह उसके इर्द गिर्द। तो क्या वो मॉलिक्यूल एस्केप कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं? नहीं। उसकी बजाय ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा इधर को वाइब्रेट होते हैं, थोड़ा सा इधर को, तो इनकी जो एनर्जी है वो होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो वो आप कर रहे हैं केल्विन स्केल पे। क्यों, क्योंकि पढ़ा तो उसमें आपने देखा था कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू आप केल्विन में लेंगे तभी आपके पास ला वैलिड्स होते हैं। तो इस वजह से आपने केल्विन स्केल में यहाँ पे टेम्परेचर लिया सारी चीजों में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से आप काइनेटिक मोशन मॉलिक्यूल्स की चेंज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि वो किस मोशन में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक मोशन मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप काइनेटिक मोशन मॉलिक्यूल्स की, गैस के मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें। अगर आप टेम्परेचर कम कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आप उनकी रिड्यूस करके उनकी मोशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर आपने पढ़ा था 0 केल्विन, जिसको कहा गया था एब्सोल्यूट जीरो, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये इतना लो टेम्परेचर है कि इसको आप जो है अटेन भी नहीं कर सकते। इसको अटेन नहीं कर सकते, लेकिन आज सोचा गया है कि अगर ये टेम्परेचर होता तो इस पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाती मॉलिक्यूल्स की, और उनकी मूवमेंट टोटली स्टॉप हो जाती, जो पॉसिबल नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी तरह थोड़ा बहुत मूव करते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनमें थोड़ी सी बहुत होती ही है। तो जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनमें जो उनको लोएस्ट टेम्परेचर वो अब तक अटेन कर सके हैं ना, वो उनके पास 10⁻⁵ केल्विन है। इससे नीचे तक अभी टेम्परेचर अटेन नहीं कर सके साइंटिस्ट के लिए। बस इतना ही, होपफुली समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।